फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है ध्रुवीकरण की राजनीति और किसान आंदोलन। और जब ये विषय रखा है तो जाहिर है कि आप सब लोग जानते हैं कि आज पूरे देश में किसानों ने भारत बंद का आयोजन किया और वो आयोजन कमोबेश बड़ी संख्या में किसानों को और दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहा। और ये किसान आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसे कम करके नहीं देखना चाहिए। किसान आंदोलन के बहुत सारे और किसान आंदोलन के भेजाभेज नरेंद्र मोदी की सरकार की जो विभिन्न नीतियां उनके बारे में मैं पहले कई एपिसोड कर चुका हूं। मैं उनमें से कोई चीज रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो नई चीज है जिसे कि मैं शेयर करना चाहता हूं, आप लोग जानते भी हैं, वो ये कि अब किसान आंदोलन सिर्फ किसानों की समस्या तक सीमित नहीं है। किसान आंदोलन का एक मेजर शिफ्ट या उसने एक नई दिशा ग्रहण की है, वो ये है कि वह अब लोकतंत्र के द्वारपाल की तरह, एक आए थे लोकतंत्र के चौकीदार जो देश को लूट रहे थे, किसानों ने एकजुट होकर हिंदुस्तान के लोकतंत्र की रक्षा का प्रण किया है। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अब किसानों के लिए जो उनकी मांगे हैं वो मांगे तो हैं ही, जो 3 बदनाम जो कृषि कानून हैं और न्यूनतम जो समर्थन मूल्य उनकी मांग, जो उनकी 4 जो प्रमुख मांग है वो तो है ही, लेकिन अब उससे भी बड़ी मांग जो इसमें शामिल हो चुकी है, जिस पर कि किसान अब करो और मरो की राजनीति पर उतर गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो ये कि वे लोकतंत्र के द्वारपाल की रक्षक के तौर पर जो लोग ये कहते थे ना कि वो लोकतंत्र के चौकीदार हैं, उनका प्रत्युत्तर अब किसान मिलकर दे रहे हैं कि वे लोकतंत्र की रक्षा वे करेंगे। चौकीदार बनकर जो लोग आए थे उन्होंने देश को लूटा है, हर स्तर पर लूटा है। उसके डिटेल्स इफरात में अवेलेबल हैं, कभी उनकी अलग से बात करेंगे। लेकिन जो अभी जो नई चीज है वो ये कि किसान आंदोलन ने, ये ट्रेडिशनल किस्म का किसान आंदोलन नहीं है। इस किसान आंदोलन ने नई एनर्जी से पूरे के पूरे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को और किसानों को ऊर्जास्वित किया है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी किसी भी किसान आंदोलन ने इस तरह से इतने लंबे समय तक, और वो भी डेमोक्रेसी के कॉज के लिए, अपने को रूपांतरित नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये अपने आप में एक नई चीज है। दूसरी नई चीज जो है, जो कि कायदे से नोटिस ली जानी चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए, वो ये आइडियोलॉजिकली और एक्शन वाइज किसानों ने बड़े इनोवेटिव ढंग से और बहुत ही इंटेलिजेंट ढंग से नए नए किस्म के प्रयोग किए हैं अपने प्रतिवाद के रूपों को लेकर। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रूप है वो ये अचानक, ये सरकारी पंचायतें नहीं है, ये किसानों की पैरेलल पंचायतें हैं जो कि गांवों में, विभिन्न जिलों में अलग अलग तरीके से हो रही हैं। ये पंचायत के चुने हुए लोग नहीं है, सारा गांव, सारा इलाका, कहीं 10,000 लोग, कहीं 20,000 लोग, कहीं 50,000 लोग, कहीं 1 लाख लोग, कहीं 20 लाख लोग, यानी 20 लाख लोगों की पंचायत का होना, ये अपने आप में एक नई चीज है। ये एक तरह से किसान आंदोलन और किसान की चेतना दोनों का डेमोक्रेटाइजेशन करने की एक बहुत बड़ी मुहिम है। आप उम्मीद कीजिए, आप सोचिए जरा, बंगाल में जिस तरह से लेफ्ट का सफाया हुआ और लेफ्ट के बारे में लोगों की तरह तरह की धारणाएं बनने लगी, लेफ्ट इज गॉन। सारे लोग यही सोच रहे थे कि अब मजदूर किसान आंदोलन के लिए लड़ने वाले चले गए, अब मजदूर किसानों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं होगा। लेकिन किसानों ने जो एकजुटता दिखाई है, उसने एक नई किस्म की एनर्जी, पॉलिटिकल एनर्जी रीजनरेट की है पूरे के पूरे भारतीय समाज में, और खासतौर पर किसानों के बीच में।
खेतिहर मजदूरों के बीच में, जो मझोले किसान हैं उनके बीच में, जो बड़े किसान हैं उनके बीच में, यानी विभिन्न स्तर के किसानों को उन्होंने एकजुट किया। और वे लोग जो कि पूरे के पूरे किसान आंदोलन के साथ में जिनकी सहानुभूति है, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनको भी उन्होंने एकजुट किया है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने तमाम मतभेद छोड़कर, अपनी तमाम मांगें छोड़कर वे किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली ऐसी पार्टी है जो कि किसानों की मांगों का समर्थन नहीं कर रही। यह साधारण चीज नहीं है। किसानों ने किसानों को भी एकजुट किया। किसानों ने जो विभिन्न राजनीतिक दल थे उनमें से अधिकतर को अपने साथ लेने में, उनका समर्थन हासिल करने में उन्हें सफलता मिली। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि कायदे से नोटिस ली जानी चाहिए इस किसान आंदोलन के संदर्भ में, वो ये कि हम सब लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी और सत्ता, इन दोनों का जो मैनेजमेंट है वो सरकार करती है। अब किसान इस मैनेजमेंट को सीधे चुनौती दे रहे हैं। डेमोक्रेसी के मैनेजमेंट को जो अब तक किया गया है उसे वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता का जिस तरह से मैनेजमेंट किया गया है उसको वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो मार्केट फंडामेंटलिज्म को लागू किया और लगातार सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किया और सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के दाम पर बेचा है, और इसके कारण जो व्यापक स्तर पर असमानता और गरीबी फैली है, इसे किसान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यानी किसान मार्केट फंडामेंटलिज्म, लोकतंत्र, सत्ता का जो मैनेजमेंट है, वो इन तीन चीजों को एक सिरे से रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। शुरुआत हुई थी किसानों के 3 जन विरोधी कानूनों का विरोध करते हुए, और आज उसने जो डायमेंशन पकड़ा है, आज जो उसका रूपांतरण हुआ है, वो हुआ है कि वे लोकतंत्र और सत्ता के प्रबंधन की जो शैली भारतीय जनता पार्टी ने विकसित की है, उसे किसान स्वीकार नहीं करते। किसान मार्केट फंडामेंटलिज्म के जो नियम पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किए, उन्हें वे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उससे आम जीवन में असमानता बढ़ी है। यहां तक कि मध्य वर्ग के लोगों में असमानता बढ़ी है, गरीबी बेशुमार बढ़ी है। पहले कम से कम यह तो था, मध्य वर्ग में भी एक समानता थी, अब मध्य वर्ग में भी एक असमान वर्ग पैदा हो गया है। बड़े पैमाने पर जो मार्केट फंडामेंटलिज्म ने जो असमानता पैदा की, गरीबी पैदा की, उसको वे सीधे चुनौती दे रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इसे कायदे से नोटिस लिया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो किसानों का आंदोलन एक नए दिशा में कदम रख चुका है। दूसरी एक चीज जिस पर कि किसान ध्यान खींच रहे हैं हमारा, आपने पता नहीं नोटिस लिया कि नहीं लिया, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी पॉलिटिक्स शुरू की, पॉलिटिक्स विदाउट कल्चर। किसानों के जितने भी एजिटेशन है, मूवमेंट है, मीटिंग है, धरने हैं, जुलूस हैं, रैलियां हैं, वो बिना कल्चरल इवेंट के, बिना कल्चरल प्रोग्राम के संपन्न नहीं होती। तो चौथी चीज जो किसान अपने एक्शन के जरिए वो संबोधित कर रहे हैं और वो संप्रेषित कर रहे हैं, वो ये कि हम संस्कृति विहीन राजनीति, जिसका के आइकॉन नरेंद्र मोदी हैं, हम संस्कृति विहीन राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करते। किसानों की एक कल्चर है, फोक कल्चर है, अलग अलग इलाके में अलग अलग किस्म की कल्चर है। किसानों के अपने धार्मिक आस्थाएं और विश्वास भी हैं जो कि अलग अलग किस्म के हैं। और यही वजह है कि उन्होंने जो नारा दिया मुजफ्फरनगर की पंचायत में कि अब किसान हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा एक साथ लगाएंगे, ये नारे का मतलब यह है कि अब किसान अपने बीच में जो संस्कृति विहीन राजनीति जो बड़े पैमाने पर विकसित की गई थी, उसे क्वेश्चन कर रहे हैं। वे एक तरफ फोक कल्चर का, लोक संस्कृति के रूपों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिक सद्भाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जोर किस पर है?
नरेंद्र मोदी ने जो संस्कृति विहीन राजनीति की शुरुआत की है उसका जोर है टेक्नो सिस्टम पर। इसलिए नरेंद्र मोदी हर आए दिन अब कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के जरिए अब हेल्थ का रजिस्ट्रेशन, कभी बीमा का रजिस्ट्रेशन, कभी आधार का रजिस्ट्रेशन, कभी किसी का रजिस्ट्रेशन। नरेंद्र मोदी ने संस्कृति विहीन राजनीति के जरिए टेक्नो सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है और यह टेक्नो सिस्टम एकदम संस्कृति विहीन सिस्टम है। यह जो टेक्नोक्रेटिक सिस्टम जिसको कि नरेंद्र मोदी बहुत ही गर्वित होकर कहते हैं, इसका जनता के सुख दुख, जनता की वास्तविकता और जनता के जीवन से कोई संबंध नहीं। नरेंद्र मोदी को मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में लोग मोबाइल के बिना रहते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं जानते। नरेंद्र मोदी एक ऐसे कल्पना लोक में रहते हैं जिसमें कि उनको वास्तविकता का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। हिंदुत्व का जो कल्पना लोक है वो अनरियल कल्पना लोक है। तो ये जो टेक्नोक्रेटिक सिस्टम जिसकी कि बार बार नरेंद्र मोदी हिमायत करते हैं, ये टेक्नोक्रेटिक सिस्टम हिंदुस्तान की रियलिटी के साथ में मैच नहीं करता। हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से में आज भी न तो इंटरनेट है और न एक बहुत बड़ी संख्या है जिसके पास में मोबाइल है। ये गलतफहमी है। और कोरोना की महामारी के बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है उसने तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति पैदा की है। अगर मोबाइल में इतना ही लोगों को लाभ हो रहा होता तो हम नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी सिस्टम जो जिस पर वो सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं, हर चीज का आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और टेक्नोलॉजी के जरिए करना होगा। अगर ये इतना ही अच्छा था और इसमें लोग इतने ही फल फूल रहे थे तो ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां भारत सरकार का भाड़ा क्यों नहीं देती? जो 2G, 3G, 4G स्पेक्ट्रम इन्होंने परचेज किए हैं उसके लिए ये रिहाई क्यों मांग रही हैं और नरेंद्र मोदी उनको रिहाई क्यों दे रहे हैं? टेलीकम्युनिकेशन के जरिए हिंदुस्तान को सजाने संवारने की जो पद्धति और जो दिशा ग्रहण की गई थी नव्य आर्थिक उदारीकरण के जरिए, वो दिशा पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी है। अब आप सोचिए, जहां 88 करोड़ लोगों के पास में खाने के लिए दाना ना हो, वो क्या मोबाइल खरीदेंगे? वो मोबाइल में टॉक टाइम भरवाएंगे? जहां स्थिति यह हो कि सरकार को राशन देना पड़ रहा हो, अन्यथा लोग मर जाएंगे भूख से। तो नरेंद्र मोदी ने जो ये जो टेक्नोक्रेटिक सिस्टम जो विकसित किया है संस्कृति विहीन राजनीति के जरिए, जो हिंदुत्व की राजनीति है, उसका हिंदुस्तान के यथार्थ और खासतौर पर गरीबी और असमानता का जो हिंदुस्तान है, उस गरीबी और असमानता के हिंदुस्तान से कोई संबंध नहीं है। ये तो सरकार के आंकड़े हैं ना कि पिछले 2 साल में कोरोना पीरियड के पहले अर्थव्यवस्था रसातल की तरफ जा चुकी है। सरकार का कहना है, ये रियल आंकड़ा किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये सरकार को पता है कि रसातल में जा चुकी है। तो ये जो टेक्नोक्रेटिक सिस्टम, हिंदुत्व की राजनीति और ऐसी राजनीति जिसका कि संस्कृति से कोई संबंध नहीं, दलालों की कल्चर, उससे इसका गहरा संबंध, ये किसान आंदोलन इन सब के खिलाफ एकजुट है। और आखिरी चीज जिसके खिलाफ वो एकजुट है, जिसकी वजह से मैंने ये प्रोग्राम रखा, नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने पिछले 3 दशक में सिस्टमेटिकली, नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद में आक्रामक ढंग से सिस्टमेटिकली पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स या ध्रुवीकरण की राजनीति का और उसके मंत्रों का इस्तेमाल किया। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स शुरू होती है जबकि बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है, और वो क्लाइमैक्स पर पहुंचती है तब जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आते हैं। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का काउंटर कांग्रेस नहीं कर पाई, सरकार बन गई। लेफ्ट नहीं कर पाया, सरकार बन गई। लेफ्ट की लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन पोलराइजेशन को हिंदुस्तान में काउंटर नहीं कर पाए। पोलराइजेशन लगातार दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ता रहा और 2014 में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन
बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच का पोलराइजेशन, ये एक रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। नरेंद्र मोदी बिना पोलराइजेशन के जीतते किसी को परेशानी नहीं होती, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के समाज का पोलराइजेशन करके, ध्रुवीकरण करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जो नुकसान किया है, जो अपूर्णीय क्षति की है, वो बहुत ही भयानक है। आज स्थिति क्या है? इस पोलराइजेशन का एकमात्र प्रत्युत्तर अगर कहीं से निकल के आया तो वह किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, अगर मुझसे पूछें आप, तो किसान आंदोलन ने हिंदुस्तान में जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ शुरू हुई थी और नरेंद्र मोदी के सत्ता में 2014 में जाने के बाद में वो क्लाइमैक्स पर पहुंची और अभी वो एवरेस्ट पर है, उसका प्रत्युत्तर किसानों ने दिया है। और किसानों ने वहीं से दिया है जहां से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की, जिससे कि लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई, मुजफ्फरनगर। उन्हीं लोगों ने दिया है जिन्हें हम जाट कहते हैं, जिन्हें हम गुर्जर कहते हैं, जिन्हें हम किसान कहते हैं, जिनको बड़े पैमाने पर पोलराइज किया गया। तो एक तो वास्तविकता है जिसे किसानों ने नोटिस लिया है, वो वास्तविकता यह है कि आज स्थिति है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति पोलराइज हो चुका है, किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति पोलराइज्ड है। और ये जो पोलराइजेशन है, ये साधारण पोलराइजेशन नहीं है। अगर नीति के आधार पर पोलराइजेशन हो तो समझ में आती है। स्थिति इतनी बदतर है कि अब नीति पर बात नहीं हो रही है। समझ में आता है कि चलो साहब, नरेंद्र मोदी ने कोई नीति एडॉप्ट की, उस पर डिस्कशन हुआ। यहां स्थिति है कि नीति पर तो बहस ही नहीं है, न संसद में बहस है, न संसदीय प्रवर समिति में बहस है। संसद को पोलराइज कर दिया और संसदीय प्रवर समितियों को भी पोलराइज कर दिया गया, जो कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। संसद भी पोलराइज होकर बात करेगी, संसदीय समितियां भी पोलराइज होकर बात करेंगी, जनता का हर व्यक्ति पोलराइज कर दिया जाएगा। यानी कानून पर भी बहस होगी तो अब पोलराइज ढंग से बहस होगी, हिंदू मुस्लिम के एंगल से बहस होगी। संविधान पर भी बहस होगी तो हिंदू मुस्लिम के एंगल से बहस होगी। तो नरेंद्र मोदी ने जो गिफ्ट, परमाणु बम से भी खतरनाक गिफ्ट जो हिंदुस्तान की जनता को दिया, वो पोलराइज की पॉलिटिक्स, जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति, उसने सबसे बड़ी क्षति की है हिंदुस्तान की। किसान आंदोलन ने इस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति का विकल्प तैयार किया है किसानों की एकता के जरिए। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है उनकी। लाख कोशिशों के बावजूद 10 महीने से ऊपर हो गए, किसानों को उनके बीच में दरार पैदा नहीं कर पाए। किसान चट्टान की तरह खड़े हुए और ऐसी एकजुटता हिस्ट्री में अनपैरेलल है दुनिया के किसी भी देश में। भारत में तो कभी ऐसी एकजुटता थी ही नहीं। क्या किया है नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी ने आपको पोलराइज सिर्फ प्रोपेगेंडा के जरिए नहीं किया, उसने आपकी फीलिंग्स और आपकी आस्थाओं, उनको भी पोलराइज कर दिया है। और उसके आधार पर आप जब फीलिंग्स आपकी पोलराइज हो जाएं, जो ही मैंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूं या मैंने कोई बात नरेंद्र मोदी के बारे में बोली, तो आप तत्काल गुस्से में आ गए, तत्काल आपा खो दिया आपने, तत्काल आपने, मैंने कहा कि आप कारण बताइए कि आप नरेंद्र मोदी के पक्ष में क्यों हैं, तो वो कारण बताने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इमोशनली लोगों को पोलराइज कर दिया गया है। लोगों को फेथ के स्तर पर, आस्था के स्तर पर पोलराइज कर दिया गया है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर पोलराइज होते लोग, बीजेपी के दृष्टिकोण को मानते और फिर बीजेपी के पक्ष में खड़े होते, समझ में आती है। लेकिन यहां राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर पोलराइजेशन नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स और आस्थाएं दोनों पोलराइज कर दी हैं, एकदम विषाक्त कर दी हैं। हर व्यक्ति पोलराइजेशन से परेशान है और उसका शिकार है। जो घर में बैठा हुआ है वह भी, जो बाहर है वह भी, जो सेकुलर है वह भी, जो नॉन सेकुलर है वह भी, हर व्यक्ति सेकुलराइजेशन से जैसे प्रभावित था, आज स्थिति है कि वह
पोलराइजेशन से प्रभावित है। और पोलराइजेशन जब होगा तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी? पोलराइजेशन जब होगा तो सबसे बड़ी चीज ये होगी कि उस दृष्टिकोण को आप नापसंद करें जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग पोलराइज हो जाते हैं वो लेफ्ट भी हो सकते हैं, वो राइट भी हो सकते हैं। जो पोलराइज हो जाते हैं उनकी दिक्कत यह है कि वे राजनीतिक दल से दूरी बनाए रखते हैं। वे उस राजनीतिक दल से खासतौर पर दूरी बनाए रखते हैं जिसे वे नापसंद करते हैं। तो पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन के साथ साथ जो चीज बड़े पैमाने पर हमारे बीच में आई, उसने क्या किया कि राजनीतिक दलों से दूरी, कांग्रेस से दूर रहो, लेफ्ट से दूर रहो। अब पूछो क्यों दूर है, तो कारण नहीं मालूम, नापसंद करते हैं। तो ये जो नापसंदगी के आधार पर पोलराइजेशन में राजनीतिक दलों से दूरी का जो फिनोमिना दाखिल हुआ, ये बहुत खतरनाक फिनोमिना है। इसने बड़ी क्षति की है, और ये किसान आंदोलन इस फिनोमिना से अपने तरीके से लड़ रहा है। सारे राजनीतिक दल बीजेपी को छोड़कर किसी ना किसी रूप में किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आम जनता के बीच में यह मैसेज गया कि आप जिस राजनीतिक दल को नापसंद करते हैं उससे दूरी बनाए रखें। यह नरेंद्र मोदी की रणनीति का हिस्सा है। पहले उनकी फीलिंग्स और आस्थाएं पोलराइज की गई, यानी विषाक्त की गई, और फिर उनको अपने राजनीतिक दलों से दूरी बनाने के लिए मानसिक तौर पर प्रस्तुत किया गया। एक और चीज हुई जो कि नरेंद्र मोदी ने पोलराइजेशन के जरिए की, जिसे समझने की जरूरत है, वो ये कि जब पहले यह था कि हम कोई चीज पर विश्वास करते थे तो हम उस पर बातचीत करते थे, काउंटर आर्गुमेंट करते थे, हम उसे सही गलत की कसौटी पर दूसरे के विचारों की रोशनी में परखते थे, देखते थे। लेकिन अब नहीं। अब तो स्थिति है कि आप जैसा सोचते हैं उससे ज्यादा आप अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करते हैं। हमारी ये धारणा है कि नरेंद्र मोदी सही है। अरे उनसे पूछो कि नरेंद्र मोदी क्यों सही है, तो बताएंगे नहीं। नरेंद्र मोदी ने ये जो एक फिनोमिना जो तैयार किया कि आप जैसा सोचते हैं आप उससे भी ज्यादा अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सेकुलर हैं या देश सेकुलर है, लेकिन आपका दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, देश तो सेकुलर नहीं है, हिंदू है, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? हिंदुस्तान सेकुलर है, लेकिन दृष्टिकोण में बैठा दिया गया कि वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। इसी के साथ साथ एक अन्य चीज जो क्रिएट की गई वो ये कि जितने भी बीजेपी और आरएसएस के अलावा जो दल हैं उन सब के बारे में संदेह की नजर से देखो, अविश्वास की नजर से देखो, और ये मान के चलो कि वे मीनिंगलेस हैं, अर्थहीन हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, उनकी भारत के निर्माण में कोई भूमिका हो ही नहीं सकती। और जब ये मानोगे तो जाहिर है कि ये मान के चलो कि तुम उनको नापसंद करते हो। और ये बड़े स्केल पर हो रहा है। आप चाहे बंगाल का इलेक्शन हो, चाहे यूपी का इलेक्शन हो, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो, चाहे वो तमिलनाडु का इलेक्शन हो, चाहे वो और किसी राज्य का इलेक्शन, पूरे देश के स्तर पर एक चीज बिठा के रख दी गई है कि बीजेपी और आरएसएस, यानी ये जो पोलराइज जो पॉलिटिक्स है कि अन्य दल, बीजेपी और आरएसएस के अलावा अन्य दल, वे अविश्वास योग्य हैं, उन पर संदेह करो, और वे अर्थहीन हैं। अब आप सोचिए, जिन लोगों ने सबसे अधिक किसानों के लिए जमीनें दी, 20 लाख से अधिक किसानों को जमीनें दी लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट ने, कहा जा रहा है वामपंथ ने क्या किया। हर साधारण आदमी के दिमाग में यह चीज बैठा दी गई है। लेफ्ट फ्रंट ने पूरे केरल में मास स्केल पर लैंड रिफॉर्म लागू किया और बड़े पैमाने पर जो जमीनें थी वो किसानों में बांटी।
बंगाल में 20 लाख से अधिक किसानों को जमीनें बांटी गई, त्रिपुरा में कई लाख किसानों को जमीनें बांटी गई, और पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है और आपके जहन में उतार दिया गया है कि लेफ्ट ने क्या किया। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, वह पहले आपकी फीलिंग्स, फिर आपकी आस्था और फिर आपके दृष्टिकोण, इन तीनों को विषाक्त करती है और आपके जहन में एक चीज पैदा करती है, आप बीजेपी के अलावा, नरेंद्र मोदी के अलावा हर दल पर अविश्वास करें, संदेह करें और यह मान के चलें वे किसी काम के नहीं है। अब आप सोचिए, जिस दल के नेतृत्व में हमने भारत का स्वाधीनता संग्राम लड़ा, मेरा इशारा कांग्रेस की तरफ है, जिस दल ने 40 साल 45 साल से अधिक समय शासन किया, बाद में संयुक्त सरकारों के साथ शासन किया, यानी तकरीबन 55 साल से अधिक कांग्रेस ने शासन किया और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप सोचिए 47 में आपके यहां कोई चीज बनती नहीं थी, रेल की पटरी तक विदेश से आती थी, ब्रिटेन से आती थी, रेल की बोगी भी ब्रिटेन से आती थी। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में हर चीज बनती है, अंतरिक्ष यान से लेके प्रक्षेपास्त्र से लेके सुई तक नहीं बनती थी हिंदुस्तान में, सारी चीजें विदेश से आती थी। उस दल के बारे में लोगों के जहन में बिठा दिया गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसे कहते हैं पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी। इसे समझने की जरूरत है। और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी के जरिए एक खास तरह की एरोगेंस, एक गुस्सा, एक आक्रामकता विभिन्न राजनीतिक दलों के खिलाफ पैदा कर दी गई है और हम सब लोग इस पोलराइजेशन के शिकार हैं। मैं एक और चीज की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं आपका, जिसकी वजह से मैंने प्रोग्राम किया, वो ये कि पोलराइजेशन का एक तो पहलू है जो कि आप अपने ये जो तमाम हिंदू मुस्लिम वगैरह के जरिए देखते हैं, लेकिन एक बहुत गंभीर पहलू है जिस पर कि कायदे से सोचने की जरूरत है। वो ये कि पोलराइजेशन ने आपकी ज्ञानात्मक संवेदनाओं को पोलराइज कर दिया और विषाक्त कर दिया है, जो कि बहुत खतरनाक है। कोई आदमी हिंदू मुस्लिम दंगे से प्रभावित होकर किसी हिंदू को वोट दिया है, मुसलमान को वोट दिया है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन स्थिति है कि यहां जो ब्रेन है, जो उसकी ज्ञानात्मक संवेदनाएं, उनको पोलराइज कर दिया गया है, क्योंकि असल लड़ाई अब दिमाग में लड़ी जा रही है, ज्ञान के क्षेत्र में लड़ी जा रही है। ज्ञानात्मक संवेदना, सरकार आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो ज्ञानात्मक संवेदनाएं प्रदूषित कर दी गई हैं पोलराइजेशन के जरिए, उनका क्या करेंगे आप? उनकी सफाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नरेंद्र मोदी ने हमारे सामने दो फ्रंट खोले हैं। एक फ्रंट वह कि आप लोकतंत्र को बचाइए, दूसरा फ्रंट वह कि आप अपने दिमाग को बचाइए, आप ज्ञानात्मक संवेदनाओं को बचाइए, अपनी संवेदनाओं को बचाइए, अपने दृष्टिकोण को बचाइए। मालूम पड़ा आपने सरकार तो बना ली, लेकिन आप कम डल रहे, तो सरकार बनने न बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्ञानात्मक संवेदनाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए और जो प्रदूषित किया गया है, जो पोलराइज किया गया है, वहां से कैसे निकला जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि ये जो शिक्षित लोग, प्रोफेसर लोग, लेक्चरर लोग, डॉक्टर, वकील, ये तमाम किस्म के इंजीनियर, टेक्नोक्रेट, जो इंटेलिजेंस है, जो शिक्षित मध्य वर्ग है, ये बड़े पैमाने पर उस ज्ञानात्मक संवेदना का बाई प्रोडक्ट है और इस बाई प्रोडक्ट्स को इस कदर पोलराइज कर दिया गया है कि वह किसी भी किस्म के रैशनल लॉजिक के साथ में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और क्या एटीट्यूड है उनका? ये जो शिक्षित लोग हैं, जिसमें बुद्धिजीवी भी आते हैं, इसमें लेखक भी आते हैं, इसमें इंजीनियर भी आते हैं, इसमें डॉक्टर भी आते हैं, इनका बहुत बड़ा हिस्सा आता है। इनका एटीट्यूड यह है, यानी ज्ञानात्मक संवेदना को जब आप पोलराइज कर देंगे, यानी उसका ध्रुवीकरण कर देंगे, तो उनका एटीट्यूड यह, हम सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, जगदीश्वर जी आपसे हम बेहतर जानते हैं। आप उन्हें कहिए कि जरा ये पढ़ लीजिए, देखिए अखबार में छपा है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी है रिपोर्ट, देखिए भारत कितना दरिद्रता में नीचे चला गया है। नहीं नहीं, हम सब जानते, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यानी एक नया एटीट्यूड इस इंटेलिजेंसिया में विकसित किया गया है, हम सब जानते हैं। वास्तविकता यह है कि वे एकदम नहीं जानते।
और यह हम सब जानते हैं। इसी के आधार पर हिंदुस्तान के इंटेलिजेंसिया के चरित्र को और व्यक्तित्व को निर्मित किया जा रहा है, और यही पोलराइजेशन का सबसे डेंजरस जोन है जहां पर हस्तक्षेप की सख्त जरूरत है। मैं भी दिन भर से बहुत व्यस्त था, दूसरे कामों में बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ था। पहले सोच रहा था कि मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इस बात से अभी भी चिंतित हूं कि ये जो इंटेलिजेंसिया है, इस इंटेलिजेंसिया की इस ज्ञानात्मक संवेदना को चुनौती दी जानी चाहिए। आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। और जब आपने ज्ञानात्मक संवेदनाओं को आपने पोलराइज कर दिया, उनको ध्रुवीकरण कर दिया और उनके दिमाग में ये एटीट्यूड पैदा कर दिया, हम सब जानते हैं, तो सब जानने के बाद वो क्या करते हैं? वो सिर्फ असहिष्णुता का प्रदर्शन करते हैं। पहले जो मध्य वर्ग था 2014 के पहले और उससे भी पहले, मैं खासतौर पर कहना चाहता हूं बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पहले जो मध्य वर्ग था और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो मध्य वर्ग निर्मित हुआ है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो मध्य वर्ग पैदा हुआ है, वह मध्य वर्ग एकदम ध्रुवीकरण की राजनीति का एक तरह से केंद्र बिंदु रहा है। वे सब चीज जानते हैं। उन्होंने अपने को हिंदू के तौर, आप कल्पना कीजिए, याद कीजिए उस दिन को जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। मसूरी की जो आईएएस ट्रेनिंग की अकादमी है, उसमें जो ट्रेनीज आईएएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने सेलिब्रेट किया था बाबरी मस्जिद विध्वंस को। ये आईएएस ऑफिसर्स, ये यूपीएससी से सिलेक्टेड लोग, वो सेलिब्रेट कर रहे थे जब हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। खतरा कहां है? ज्ञानात्मक संवेदना और ज्ञानात्मक संवेदनाओं का जो वाहक वर्ग है, इंटेलिजेंसिया है, लेखक हैं, बुद्धिजीवी है, टेक्नोक्रेट्स हैं, ये अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी एकदम आईएएस आईपीएस ऑफिसर एक सिरे से, मेजॉरिटी एक सिरे से प्रदूषित कर दिए गए हैं, पोलराइज कर दिए गए हैं। उनके आचरण और चरित्र, इनके निर्माण में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी भूमिका है। और वे लगातार एक बात कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और इन लोगों ने एक चीज विकसित की है, शानदार चीज विकसित की है, शर्म आती है, वह असहिष्णुता। बाबरी मस्जिद विध्वंस के पहले मध्य वर्ग में बड़े पैमाने पर सहिष्णुता थी। लेखकों, बुद्धिजीवियों, टेक्नोक्रेट्स, शिक्षकों में सहिष्णुता थी। लेकिन धीरे धीरे बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद में जो असहिष्णुता की एक तरह से परंपरा का विकास हुआ, उसको नरेंद्र मोदी ने एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंचाया। और आज ये जो इंटेलिजेंसिया है, ये असहिष्णुता का खुलेआम प्रदर्शन करता है। मजदूरों को मारना, किसानों को मारना, महिलाओं को उत्पीड़ित करना, दंडित करना, अपमानित करना, गंदे बयान देना, संविधान विरोधी बयान देना और लगातार एक दूसरे के प्रति अश्रद्धा, असम्मान को व्यक्त करना, हेट पॉलिटिक्स का कैंपेन करना, ये सामान्य चीजें हैं इनके लिए। पहले हम सोच नहीं सकते थे, बाबरी मस्जिद विध्वंस के पहले हम ये सोच नहीं सकते थे कि हेट कैंपेन भारत में मध्य वर्ग के लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये फिनोमिना शुरू हुआ। एक अन्य चीज वो ये कि जब तक आप इस इंटेलिजेंसिया को, यानी ज्ञानात्मक संवेदना के स्तर में जो प्रॉब्लम पोलराइजेशन ने पैदा की है, इनको आप खोलेंगे नहीं और एड्रेस नहीं करेंगे, आप तय मान लीजिए मध्य वर्ग सुधरने वाला नहीं है। ये वे लोग हैं अब खुल के कह रहे हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है। अधिकतर लोगों के बीच में सेकुलर संविधान के होते हुए, सेकुलरिज्म के नाम पर शपथ लेने वाली सरकार के होते हुए, मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा जिसने सेकुलरिज्म की मलाई खाई है, वो कह रहा है कि यह हिंदुस्तान अब हिंदू राष्ट्र है। वो बार बार एक बात कह रहे हैं, हमें किसी से कुछ नहीं सीखना, हम सब सीखे पढ़े हैं, उनको पढ़ाया गया एक पाठ। हमें अदर्स से, अन्य से कुछ नहीं सीखना, यानी गरीबों से, किसानों से, आदिवासियों से, मजदूरों से हमें कुछ नहीं सीखना।
दूसरी चीज जो आप बहुत ही विलक्षण चीज आप नोटिस करेंगे कि ये जो इंटेलिजेंसिया है, इस इंटेलिजेंसिया में एक जो बौद्धिक असहिष्णुता विकसित हुई है, जिसे कि लोग आप हेट कैंपेन के तौर पर जानते हैं, मैं उसे बौद्धिक असहिष्णुता के तौर पर देखना चाहता हूं। वो ये कि वे आज अपने ही नजरिए का सम्मान नहीं करते। मसलन अगर वे कोई बात कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा गरीबी दूर हो गई, तो गरीबी दूर हो गई तो इसके लिए वो प्रमाण तो देने चाहिए ना। लेकिन अगर कोई प्रमाण दे रहा है तो आप उसे स्वीकार करें, नहीं। वे किसी भी किस्म के प्रमाण और अन्य के अनुभवों से सीखने के लिए और अपनी बात को परखने के लिए तैयार नहीं है। पहले यह था कि हम जब बोलते थे, लिखते थे, तो दूसरे जो कहते थे, बोलते थे, हम उसका सम्मान करते थे, उसे समझने की कोशिश करते थे, अपने को दुरुस्त करते थे। आज का जो ये मध्य वर्ग और ये इंटेलिजेंसिया है खासतौर पर, ये स्वयं के कहे हुए का, यानी इसने जन्म लिया था हिंदुस्तान में, सेकुलर हिंदुस्तान, इसने हिंदू राष्ट्र में जन्म नहीं लिया था। आज ये सरेआम हिंदू राष्ट्र की हिमायत और हिंदुत्व की हिमायत में लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जो चीज लेकर जन्मा था, अगर इनका हिंदू राष्ट्र में जन्म हुआ होता तो समझ में आती है। हिंदुस्तान में सेकुलर राष्ट्र में मोहन भागवत का भी जन्म हुआ और आरएसएस के सारे लोगों का जन्म हुआ है। नरेंद्र मोदी का भी सेकुलर राष्ट्र में जन्म हुआ है, हिंदू राष्ट्र में जन्म नहीं हुआ। तो आज स्थिति क्या है कि आज स्थिति यह है कि ये जो आरएसएस के लोग हैं, इनसे प्रभावित जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, उसकी स्थिति है कि ये अपने जो ओरिजिन है उसका ही सम्मान नहीं करना चाहते। एक अन्य चीज जो कि इंटेलिजेंसिया में बहुत ही तेजी से देखी जा रही है, वो ये कि लगातार ये सत्य के विपरीत दिशा में जाता है, यानी झूठ की तरफ जाता है। पहले यह था कि आप जब बात करते थे सच्चाई की तो लोग सच की तरफ जाते थे, सच की तरफ आकर्षित होते थे। आज स्थिति यह है कि लोग झूठ की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो नया जो बौद्धिक वर्ग पैदा हुआ है, जो नया इंटेलिजेंसिया पैदा हुआ है, ये हमेशा सत्य के विपरीत खड़ा होता है। और वो ये मानते हैं कि सत्य के विपरीत जो खड़े हुए हैं वे इंटेलेक्चुअली, आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली सुपीरियर हैं और नेशनल वाइज भी सुपीरियर हैं। वे ये भी जानते हैं, वो और दावा करते हैं, अरे आप क्या जानते हैं, हमारे पास जो तथ्य हैं और सूचनाएं उनकी देखिए आप। यानी वे ये दावा करते हैं तथ्यों पर उनका नियंत्रण है। वास्तविकता यह है कि तथ्यों पर उनका नियंत्रण नहीं है। वे अपनी सुपीरियरिटी का जयगान रोज करते हैं और सुपीरियरिटी के चक्कर में वे अपनी ही विचारों की उत्तेजना में हमेशा मगन रहते हैं। उनको ये सेंस है कि वे सत्ताधीश हैं, वे सरकार चलाते हैं, वे सरकार हैं। और वे सरकार हैं और वे सरकार चलाते हैं तो वे हमेशा सही करते हैं, चाहे वे सही नहीं कर रहे हो, लेकिन वे सही करते हैं। और वे अन्य के बारे में, अन्य जो दल हैं, अन्य जो विचार हैं, अन्य जो विचारधाराएं हैं, उनके दृष्टिकोण से जो चीजें आती हैं, उनके बारे में वे हमेशा एक रिजेक्शन के या खारिज करने के भाव में रहते हैं। ये जो इंटेलिजेंसिया है, आखिरी बिंदु में इस पर बोल के यहां फिलहाल रोकूंगा मैं। ये जो इंटेलिजेंसिया है, इसकी स्थिति यह है कि वे किसी भी किस्म के भिन्न दृष्टिकोण से चीजों को सोचने के लिए तैयार नहीं है। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के जरिए जो उनका बुद्धि अपहरण किया गया है, उनकी ज्ञानात्मक संवेदनाओं को जिस तरह से गुलाम बनाया गया है, उसके चलते वे अब किसी भी ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण से किसी भी समस्या पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह मानना है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है।
उनका यह मानना है कि नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे अन्य के बारे में और अन्य के दृष्टिकोण के बारे में न तो सोचते हैं न विचार करते हैं, सिर्फ रिजेक्ट करते हैं, बिना आर्गुमेंट के रिजेक्ट करते हैं, बिना आर्गुमेंट के वे असहमति व्यक्त करते हैं, बिना प्रमाण के वे अपनी सरकार के बारे में सहमति व्यक्त करते हैं। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। ये तो बहुत ऐसा इंटेलिजेंसिया तो कहीं नहीं देखा जो प्रमाणों की अनदेखी करे, जो सिर्फ फीलिंग्स के आधार पर, मूड और विंग्स के आधार पर, सिर्फ अपनी आस्थाओं के आधार पर वो ये दावा करे कि नरेंद्र मोदी सही है, नरेंद्र मोदी की सरकार सही है और बाकी सब गलत है। एक और चीज है जो कि मतलब उन लोगों में पैदा हुई है, वो एक भ्रम में है कि नरेंद्र मोदी जो आए हैं ना, वो एक नए विचार लेकर आए हैं। वास्तविकता है कि नरेंद्र मोदी के पास में कोई नया विचार नहीं है। नरेंद्र मोदी के सारे विचार उधार लिए, अमेरिका से उधार लिए विचार हैं, और अमेरिका के सबसे रिएक्शनरी एलिमेंट्स के द्वारा तैयार किए गए जो विचार हैं वे उधार लेके नरेंद्र मोदी काम चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास में कोई मौलिक विचार नहीं है। नरेंद्र मोदी और उनका जो पूरा गैंग जो प्रचार करता रहता है, प्रोपेगेंडा करता रहता है, वह प्रोपेगेंडा, हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा पिछले 70-80 साल से लगातार आरएसएस करता रहा है। कोई नया विचार नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंसिया के दिमाग में एक चीज पैदा की गई है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो नया कर रहे हैं, पहले कभी किसी ने नहीं किया। सच है कि नरेंद्र मोदी के पास में कोई नया विचार नहीं है। और जब आप ये यहां से देखेंगे कि नरेंद्र मोदी नए विचार के साथ में आए हैं और नए विचार के साथ में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने दिमाग को एकदम बंद कर दिया, आप एकदम गेटों में चले गए। सो नया जो इंटेलिजेंसिया है, ये जो मध्य वर्ग के लोग हैं, टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ये तमाम मध्य वर्ग के जो लोग हैं जो कि हिंदुत्व के नशे में अभी चूर हैं, ये एकदम घेटों में रहते हैं, बंद दिमाग में रहते हैं। और ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की देन है। वे अदर्स से हेट करते हैं, अदर्स की राजनीति से हेट करते हैं, अदर्स के दृष्टिकोण से हेट करते हैं, और अदर्स अगर उनकी बात न माने तो उसके खिलाफ में वो एफआईआर करेंगे, केस करेंगे, मुकदमे करेंगे, झूठे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाएंगे, वो यूएपीए में बंद करेंगे, वो किसी भी हद तक जाएंगे। पहले नागरिक अधिकारों का अपहरण होता था, किसी की गिरफ्तारी होती थी तो इंटेलिजेंसिया विरोध करता था। अभी एक बड़ा इंटेलिजेंसिया ऐसा पैदा हुआ है जो कि नागरिक अधिकारों के अपहरण का, सत्ता के द्वारा जनता के अधिकारों पर हो रहे हमलों का खुलेआम नेकेडली समर्थन करता है। और ये चिंता की चीज है। और यही मैंने कहा था कि ये जो ज्ञानात्मक संवेदना जो प्रदूषित की गई है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के जरिए, जिसके कि वाहक ये इंटेलिजेंसिया के लोग होते हैं, बौद्धिक समाज होता है, उस बौद्धिक समाज को कायदे से, उसके दिमाग को कायदे से एड्रेस किया जाना चाहिए, उसे उसके हाल पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और ये जो एक एटीट्यूड कल्चर, पहले असहिष्णुता जो थी वो एक साधारण सी चीज थी और वो कभी कभार दिखाई देती थी, लेकिन अभी असहिष्णुता जो है वो एक कॉमन कल्चर के तौर पर, एक कॉमन एटीट्यूड के तौर पर साधारण लोगों के जीवन में उतार दी गई है। तो इस बौद्धिक समुदाय को अगर आपको विनोवर करना है तो इस असहिष्णुता की संस्कृति को चुनौती देनी होगी। और यही वह जगह है जहां से किसान आंदोलन ने हिंसा की राजनीति नहीं स्वीकार की, सहिष्णुता के और शांति के रास्ते से उन्होंने आंदोलन किया, और आज वे एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से वे लौट नहीं सकते लोकतंत्र को बचाए बिना। सारी दुनिया का अनुभव है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का एकमात्र प्रत्युत्तर अगर किसी ने दिया है तो वह जनता की एकता, जनता के आंदोलन। किसान आंदोलन ने, चाहे वो जिस बहाने से शुरू हुआ हो, चाहे जिसने जिस इंटेंशन से शुरू किया हो, लेकिन आज स्थिति है कि वह लोकतंत्र का सबसे बड़ा संरक्षक है। अगर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से बचना है तो आपको जन आंदोलन का हिस्सा बनना होगा।
अगर पोलराइजेशन से बचना है तो आपको साधारण लोगों को इस बात के लिए राजी करना होगा कि वे ये धारणा छोड़ दें, हम सब जानते हैं, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। इन दो हैंगओवर से निकालने की जरूरत है। और थर्ड चीज जिससे निकालने की जरूरत है वह है असहिष्णुता की संस्कृति और असहिष्णुता का एटीट्यूड जो कि लोगों के जेहन में उतार दिया गया है। वही चीज नए सिरे से लोकतंत्र को रिवाइव करने में मदद करी और इस काम में किसान अपने तरीके से काम कर रहे हैं और ये महत्वपूर्ण चीज है। किसान आंदोलन की मांगें अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन्होंने जो पॉलिटिकल कल्चर पैदा की है वो महत्वपूर्ण है। वे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को चुनौती दे रहे हैं। वह हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो विभाजन पैदा किया गया था उसे चुनौती दे रहे हैं और एक वर्गीय एकता उन्होंने पैदा की है किसानों के बीच में। वर्गीय एकता एक बहुत बड़ी चीज है। हिस्टोरिकली ऐसी वर्गीय एकता कभी नहीं देखी गई हिंदुस्तान में। यहां तक कि ऐसी वर्गीय एकता बंगाल और केरल में भी वामपंथ के शासन में नहीं देखी गई। और ये निश्चित तौर पर बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई एकता है। ऐसी नहीं है कि कोई ऊर्जाहीन एकता हो, ऐसी एकता हो जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं हो। नहीं, किसानों के पास में बहुत ही सर्जनात्मक दिमाग है जो कि उनके तमाम किस्म के राजनीतिक एक्शन में दिखाई देता है। और ये लगातार एक चीज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स शुरू की थी वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में मैं और तुम में देश को विभाजित कर दिया था। मैं वे थे जो मोदी के साथ हैं और तुम में वे थे जो मोदी के दुश्मन हैं। किसानों ने अपने तरीके से इस मैं और तुम की दीवार को गिरा दिया है। अब हम सब एक हैं। और ये चीजें सामाजिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन, इन सबको चुनौती दे रही हैं और ये बहुत मूल्यवान चीज है। आज फिलहाल इतना ही। आगे हम लोग पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के दूसरे पहलुओं पर और बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।